बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का जो असाइनमेंट दिया था उसके दो न्यूमेरिकल्स जो कि थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं आपको, हमने उन दो न्यूमेरिकल्स के हवाले से उनको सॉल्व कर लेते हैं। उनमें पांचवा न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो अपने असाइनमेंट से चेक कर लिएगा, टैली कर लिएगा। इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा जा रहा है कि दो फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट पर लग रही हैं। तो लेट्स से ये वो पॉइंट है और इस पर दो फोर्सेस लग रही है, एक ये एक ये। एक को हम कह देते हैं F1 और एक को हम कह देते हैं F2। ये दो फोर्सेस लग रही हैं। हमें इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होता है वो मालूम करना है। मज़ेदार बात जो है वो ये कहा जा रही है कि ये दोनों फोर्सेस यानी F1 और F2 ये दोनों आपस में बराबर है। मैग्नीट्यूड इनका बराबर है। डायरेक्शन तो हमें नज़र भी आ रही है कि डायरेक्शन इनकी चेंज है, तभी तो एंगल बना हुआ है। अगर डायरेक्शन सेम होती तो फिर तो ये पैरेलल हो जाती, एंगल होता ही नहीं। तो डायरेक्शन इनका अलग अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और इन दोनों का जो रिजल्टन आता है, वो भी इन्हीं दो जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी ये दोनों फोर्सेस और इनका रिजल्टन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम नंबर से समझें तो मिसाल के तौर पे अगर इस पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 है तो दूसरी फोर्स का भी 20 है, और जो रिजल्टेंट बनेगा इसका आर वेक्टर उसका भी 20 है। तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ये एक मज़ेदार बात है इसमें। तो हम इन तीनों को एक ही वेरिएबल से डिनोट कर देंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस है, एक F1 और एक है F2। जब ये दोनों ऐड होती हैं तो इनका रिजल्टेंट आता है आर। ठीक है जी। हमें मालूम करना है थीटा, हमें थीटा मालूम करना है। और कह क्या रहे हैं कि ये F1 F2 और इन दोनों का जो रिजल्टन है ये तीनों आपस में बराबर है। तो लेट्स से हम इन तीनों वेक्टर को, चूंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, एक ही बात है, हम इन तीनों वेक्टर को F से डिनोट कर देंगे। F1 को भी F लिखेंगे, F2 को भी F लिखेंगे और रिजल्टेंट को भी R लिखेंगे और F लिखेंगे। क्यों? तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये है जी सिचुएशन इस मामले में। दो फोर्सेस F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड के एतबार से बराबर, यानी F1 इज इक्वल टू F2। इनका जो रिजल्टन होता है वो भी बराबर है। हमने तीनों को F मान लिया, थीटा मालूम करना है। अब यहाँ पर चूंकि हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तभी तो रिजल्टन बनता है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं बाय एनालिटिकल डिटर्मिनेशन। फॉर्मूला होता है जिसके जरिए हम निकालते हैं, तो हम एनालिटिकल डिटर्मिनेशन वाला मेथड अपना लेते हैं। एनालिटिकल डिटर्मिनेशन के अंदर रिजल्टन का मैग्नीट्यूड मालूम करने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है जी। और अगर हम ये 180 ख़त्म करना चाहें, आपको याद होगा जब आपने इसकी वेरिफिकेशन की थी तो इससे पहले ये स्टेटमेंट बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एंगल कौन सा होता है? कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं एनालिटिकल डिटर्मिनेशन के। जब हमने इसको वेरीफाई किया था तो पहले ये वाला फॉर्मूला बनता है, फिर हम इस थीटा को इस एंगल से रिप्लेस करते हैं 180 माइनस थीटा, और ये साइन जो है वो प्लस से माइनस का हो जाता है। तो हम इसमें ये वाला डिटर्मिनेशन, ये वाला जो है एनालिटिकल डिटर्मिनेशन वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, ये वाला करते हैं, क्योंकि थीटा इसमें हमारे पास मालूम करना है सीधा सीधा सा। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो हम नीचे लिख देते हैं जी, एक्चुअल असल जो फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब कॉस क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं एनालिटिकल डिटर्मिनेशन के, बात एक ही है, बस एक में थीटा होता है। यानी कि अगर आपके पास ये है जी ए वेक्टर, ये आपके पास है जी बी वेक्टर, तो थीटा यहाँ का है और 180 माइनस थीटा वो ये वाला एंगल है। बस आप कौन सा एंगल यूज़ करें उस हिसाब से फॉर्मूला होता है। तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। अब हमें पता है जी कि ये तीनों वेक्टर यानी ए बी और आर, ए का मतलब हो गया पहला वेक्टर, बी का मतलब हो गया दूसरा वेक्टर, आर का मतलब हो गया इनका रिजल्टेंट, ये तीनों सेम है और इनको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, लिहाजा एफ लिख देते हैं जी। आर कितना है हमारे पास? एफ। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? एफ स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या आ जाएगा? एफ, बी की जगह क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा।
ठीक है जी। तो चूंकि आपके पास ये ए वेक्टर यानी पहला वाला वेक्टर जिसको हमने F1 लिखा था, बी वेक्टर दूसरा वाला वेक्टर और रिजल्टेंट तीनों सेम है और आपने इनको आर एफ से डिनोट किया, लिहाजा आपने इन सबकी जगह एफ लिख दिया। ठीक, यहाँ तक तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम सॉल्व करते हैं जी। एफ इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2f²। 2f², आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। इधर से आप ये f और f इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा f², तो प्लस 2f² कॉस थीटा। ठीक है जी। तो आपने ये जो f² है और ये f² है, चूंकि प्लस हो रहा था आपने इनको प्लस किया, कोफिशिएंट ऐड होते हैं प्लस में, आपने 2 कर दिया। और ये f और ये f मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई में आप पावर को ऐड करते हो तो आपने पावर को ऐड करके स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक भी इजी हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इस f² को 2f² को कॉमन लेते हैं। ठीक है जी, अंडर रूट तो अभी ऐसे ही चलेगा जी। ये 2f² जो है, ये वाला 2f², ये वाला 2f², दोनों टर्म्स में आपको कॉमन नजर आ रहा है, इसको आप कॉमन ले ले जी। 2f² आपने कॉमन ले लिया, क्या बचता है जी, पहले टर्म में से ये 2f² कॉमन में गया यानी पूरा तौर पे कट गया, 1 बच गया, प्लस अब इस वाली टर्म में से ये 2 से 2 कट गया, f² से f² कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा। अब हम ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी दोनों तरफ का, दोनों साइड का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा f² और यहाँ पर आपने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जी, ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा, आपने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया ताकि ये स्क्वायर रूट से आपकी जान छूट जाए। ठीक है जी, चले, आपको पता है जी कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाता है। क्या बचा आपके पास, f² इज इक्वल्स टू, अब आपके पास क्या बचता है, 2f², 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब आपके पास ये बचता है जी। अब आप क्या करेंगे, f² दोनों साइड पे मिल रहा है आपको, इज इक्वल टू की इक्वेशन की दोनों साइड पे मिल रहा है, तो आप इस f² को इस f² से काट दें। क्या बच गया जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 हो गया, यहाँ पर बचा आपके पास 2, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, आपने f² दोनों साइड पे था, आपने काट दिया। अब आपके पास बच रहा है 1 इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाए, डिवाइड हो जाएगा 1/2, और इधर बचा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1/2 कितना हो जाता है जी, 0.5 हो जाता है। 1/2 को डिवाइड करें, 0.5 हो जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये प्लस का 1 है, ये वाला प्लस का 1, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 0.5 माइनस हो गया 1 कॉस थीटा। अब 0.5, ये प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस है इसका साइन, इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में से आप 0.5 को माइनस कर दें, 0.5 आएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप कॉस को उधर लेके जाएंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स निकालना है आपको किसका, -0.5 का, इधर बच गया आपके पास थीटा जो मालूम करना है। अब आप 0.5 का माइनस के 0.5 का कॉस इनवर्स निकालें, ये हो जाता है 120 डिग्री, एंगल आपके पास आ गया कितना, 120 डिग्री। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल इजी था। तो हमारे पास सिचुएशन क्या थी, हमारे पास इसको हम वेरिएबल को सही कर लेते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर थे, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, और इनको जब ऐड करते हैं तो आर बनता है। सवाल में इन्होंने हमसे क्या कहा कि ये जो दोनों वेक्टर हैं यानी कि ए और बी, ये आपस में मैग्नीट्यूड के अतबार से बराबर है, और जो रिजल्टन आएगा इनका वो भी इन्हीं के जैसा होगा यानी कि बराबर। लिहाजा हमने ए वेक्टर को, बी वेक्टर को, रिजल्टन वेक्टर को, तीनों को आर से एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है जी, तो हमने ये एनालिटिकल डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला लिया, इसमें से हमने ये माइनस वाले फॉर्मूले को नहीं बल्कि हमने प्लस वाले फॉर्मूले को ले लिया जिसमें पूरा थीटा होता है और यहाँ साइन माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है जी, तो हमने ये माइनस, अब ये कॉस 180 जो है वो 1 होता है, इसको आप हटा दो, माइनस माइनस प्लस, और ये 2ab कॉस थीटा, बातें की है, ये साइन इसी से ही बन गया। अब हमने इसमें वैल्यूज डाली, ये ए बी आर ये सब आपके पास एफ है, लिहाजा आपने ए बी और आर की जगह एफ डाल दिया।
फिर आपने क्या किया, पॉइंटर का ये रहा, एफ स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे थे, ऐड कर दिया 2f², ये एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड कर दी। फिर आपने ये 2f² कॉमन ले लिया, आपने स्क्वायर लिया जी दोनों तरफ का, यहाँ स्क्वायर रूट कट गया, फिर आपने f² काटा, फिर आपने सिंप्लीफिकेशन किया जो बहुत ही सीधी सी होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कोई सवाल है तो मुझे चैट कर दिएगा, चैट पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब जो दूसरा सवाल मुझे कहा गया है वो देख लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6। Two vectors of magnitude 10 unit and 15 unit are acting at a point. The magnitude of their resultant is 20. Find the angle between them. तो बहुत ही इजी सा है। अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल जो है आपके पास, अब मुझे जो बोला गया है वो क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है। ऑब्वियस बात है आपसे शायद नहीं हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये तकरीबन ऊपर जैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। इसमें क्या कह रहा है जी, मैं डायरेक्ट डेटा बना रहा हूँ, देख लिएगा, सवाल नहीं लिख रहा। 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स। दो वेक्टर आपके पास है, एक है जी 10 यूनिट्स का, एक है 15 यूनिट्स का। लेट मी सी। हाँ, तो हम कह देते हैं जी ए हमारे पास जो है, ए वेक्टर पहला वाला वो हमारे पास है 10 यूनिट्स का, और जो बी वेक्टर है वो हमारे पास है 15 यूनिट्स का। ये दो वेक्टर्स आ गए, हमने डेटा में लिख दिया। आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर ये एक्ट कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 20। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इनके दरमियान एंगल मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। ठीक है जी। तो आपसे ये ऐसे कह रहे हैं कि जी ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, दोनों आप देख लें एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ये जी वो पॉइंट। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट्स, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 15 यूनिट्स। आप और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो कितना है 20 यूनिट्स। आपको ये एंगल मालूम करना है। ठीक है जी, ये वही है जी, आर वाले फॉर्मूले से आप यूज़ कर लेंगे एनालिटिकल डिटर्मिनेशन का। आर का फॉर्मूला कौन सा होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम प्लस वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं ऊपर बता चुका हूँ, माइनस 2ab cos 180 माइनस थीटा होता है, और दूसरा कौन सा होता है प्लस 2ab cos, एंगल कौन सा हो जाएगा थीटा। अब आप इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, आर आपके पास है 20, ए आपके पास है जी 10, स्क्वायर करना होगा, बी आपके पास है 15, स्क्वायर करना होगा 2, ए आपके पास 10, बी आपके पास 15 कॉस थीटा आपको मालूम करना है। ठीक है जी। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 20 को एज इट इज रहने दें, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 15 का स्क्वायर शायद 225 होता है, लेट मी कंफर्म। हमेशा 15 का स्क्वायर मेरे जहन से निकल जाता है, हमेशा मैं यही कहता हूँ 225 होता है, मुझे कंफर्म करने दो, मैं कंफर्म करके यही निकलता है 225 प्लस, अब इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें 150 होता है, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें 300 होता है कॉस थीटा। सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं जी, 20 अंडर रूट, सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये आपके पास हो जाएगा जी 300 400 500 600, और फिर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा। इसको कर लिएगा, मैं चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूँ, आई होप कर लेंगे, इजी है। इसको ऐड करें 300 400 500 625 प्लस, सॉरी, अच्छा इसमें आप एक काम ये करिएगा, ये जो 300 कॉस थीटा है ना, इसको ऐड नहीं करिएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है अभी। ठीक है ना, ये देखें, ये जो 300 है कॉस थीटा, इसको 300 को इसमें ऐड नहीं कर दिएगा। मैं आपको पहले ही बताया हुआ, ये 300 कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले हमें सॉल्व नहीं कर सकते। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 325 प्लस 300 कॉस थीटा। अब आप स्क्वायर ले लें दोनों तरफ का ताकि ये रूट ख़त्म हो जाए। 200 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है सॉरी 400, यहाँ रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या बचा 325 प्लस 300 कॉस थीटा। ठीक है जी, तो शायद ये गलती कर जाते आप, तो इसलिए मैंने ये रोक दिया था, नहीं तो मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा था। तो आपने इन दोनों को ऐड किया बस, 100 और 225 को 325, इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 300 अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन दोनों को ऐड किया, स्क्वायर किया आपने दोनों तरफ, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ रूट कट गया। अब ये प्लस
324 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, इधर आपके पास बचा 300 कॉस थीटा। इसका आंसर आता है जी 75 इज इक्वल टू 300 कॉस थीटा। ठीक है जी, 300 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 75 को 300 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है इसका जी, लेट बी सी, 75 डिवाइडेड बाय 300, 0.25 आएगा। अब कॉस को उधर लेकर जाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, 0.25 का कॉस इनवर्स ले लेते हैं हम, 0.25, 75, थीटा आपके पास आ गया कितना, 75 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो इजी न्यूमेरिकल था, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। हाँ बस एक था जी कि शायद आप ऐड वैड ना कर दो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इन दो को आप ऐड करिएगा, इसको आप ऐड नहीं कर सकते 300 को उनके साथ 225 के साथ। क्यों? क्योंकि 300 अभी इनकम्प्लीट है, कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए नहीं कर सकते। और आपने देखा ना नीचे क्या हुआ, 300 उधर जाके डिवाइड हुआ है, ना कि माइनस। तो ये दो न्यूमेरिकल्स थे जो हमें करने थे। इनमें कोई सवाल है आपको तो माइक खुले में हैं आपके, पूछ सकते हैं आप लोग। और तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है? अगर है कोई न्यूमेरिकल इस चैप्टर में तो मुझे बता दें, फातिमा समेत आप सारे। अगर किसी न्यूमेरिकल में परेशानी है, क्योंकि फिर अब आप बोलोगे कि नहीं जी ओके, तो फिर मैं वेट करूँगा कि आप मुझे असाइनमेंट कब सॉल्व करके देते हो चैप्टर नंबर 11 का। ठीक है जी, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल है तो मुझे बता दिएगा, अदरवाइज हम अपना चैप्टर, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बोले सर, कॉस का इन्वर्स कैसे लेते हैं? देखिए, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में, मोबाइल के कैलकुलेटर में ऐसा एक बटन होता है INV नाम का। ठीक है, और ऐसे बटन होते हैं जी, एक साइन का होता है, एक कॉस का होता है, और एक टेन का होता है। अगर आप साइन कॉस टेन डायरेक्ट दबाओगे तो ये साइन कॉस टेन होता है, और अगर आप इन्वर्स दबाओगे तो अब ये साइन इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स हो जाएगा। और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में बटनों की भरमार है, बहुत सारे बटन है जी ऐसे ऐसे। यहाँ इस कोने पर एक बटन होता है शिफ्ट का, शिफ्ट का। अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो यहाँ पे जो साइन का बटन है वो साइन इन्वर्स हो जाएगा, कॉस का बटन है कॉस इन्वर्स हो जाएगा, टेन का बटन है तो टेन इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया ये सब इन्वर्स हो जाते हैं, शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो ये साइन कॉस टेन ही रहते हैं। तो ऐसे लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा इस चीज़ की, परेशानी हो तो। हाँ बोले, बोले जी। ये सर समझ आ गया। आ गया समझ में? ट्राई कर लिएगा, अभी आपके सामने मैंने ये निकाला हुआ है ना, टेन इनवर्स कॉस इनवर्स, सॉरी 0.25 का कॉस इनवर्स, तो आप निकाल के देख लें, 75 ही आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हमारे पास 7 मिनट है, हम थोड़ा सा अगला चैप्टर शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल परेशान करे तो मुझे बता दिएगा। अच्छा, अब हमने देखा जाए तो फिजिक्स के अंदर हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए, 8 9 10 रह गया, 5वां चैप्टर भी मैं अभी लगाता हूँ, आपको पता है मैं हमेशा लगाता हूँ, हालांकि उसमें बस सिर्फ हमें 2-4 टॉपिक पढ़ने। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है वेव मोशन एंड साउंड। कहने को तो इस चैप्टर के नाम में आपको दो ही बड़ी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि हमें इस चैप्टर में एक तो ये पढ़ना है जी वेव मोशन क्या होता है, और एक हमें ये पढ़ना है कि साउंड क्या होती है। लेकिन ये इतने इजी टॉपिक भी नहीं होते, इतने सिंपल भी नहीं होते, इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके पास मैट्रिक में भी था, चैप्टर नंबर 12 होता है वेव एंड साउंड के नाम से, और यहाँ फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड। अब ये वेव क्या होती हैं उसके बाद पढ़ोगे आप वेव मोशन, फिर साउंड पढ़ोगे। इन सबको पढ़ने से पहले, यानी वेव मोशन और साउंड, इन सबको पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें समझनी होंगी, छोटी छोटी सी चीज़ें। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है पीरियोडिक मोशन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ पढ़नी होगी, पीरियोडिक मोशन। ये जो वर्ड होता है ना पीरियोडिक, इसका मतलब होता है अगर कोई चीज़ एक ख़ास टाइम बाद रिपीट हो जाए, अगर कोई चीज़ एक ख़ास टाइम गुजरे और उसके बाद रिपीट हो जाए, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक। मिसाल के तौर पे आपने घड़ी देखी होगी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 1 से सपोज करने जी, घड़ी की एक सुई को मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, अब ये मूव करना शुरू किया, 1 से पहले 2 पे आएगा, 2 से पहले फिर ये 3, 3 से 4 चलता जाएगा।
एक ख़ास टाइम बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, और अब जब ये दोबारा मूव करना शुरू करेगा, अब ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है, अपना मोशन ये रिपीट कर रहा है, फिर दोबारा रिपीट, ये रिपीट पे लग गया। सही कह रहा हूँ ना या गलत कह रहा हूँ? पेंडुलम की मिसाल लो, ये पेंडुलम है जी, आपने इसको यहाँ से मूव करना शुरू किया, चलो जी ये मूव करा, यहाँ आया, इस पोजीशन पे आ गया, आगे मूव किया, इस पोजीशन पे आ गया, अब फिर ये वापस इधर आया, वापस इधर आया, देखा ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया ना, ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे। अब ये रुकेगा नहीं, ये रिपीट शुरू कर देगा, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, और ये वापस इसी तरह मूव करेगा, फिर वापस से रिपीट हो रहा है जी, एक खास टाइम बाद रिपीट होना शुरू हो गया। आपका जो सूरज होता है, इसके गिर्द आपकी अर्थ जो गोल घूम रही है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक खास टाइम बाद रिपीट हो रही है ना जी। आपका अर्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ जी, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद फिर मजीद आगे वापस उसी मोशन को दोबारा शुरू कर देगा, और दोबारा इसी पाथ पे ट्रेवल करना शुरू कर देगा। तो ऐसे मोशंस को जो एक खास टाइम बाद रिपीट होते हैं, उनको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक क्यों कह रहे हो? क्योंकि प्रॉपर्टीज एक खास बात टाइम बाद रिपीट हो जाती है। अब ग्रुप 1 होता है, इसकी अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, 2 पे जाओगे, 3 पे जाओगे, 4 5 6 7 8, 8 के बाद क्या होगा? वापस इसी ग्रुप पे आ जाते हो, प्रॉपर्टीज रिपीट हो गई, रिपीट हो रही है ना खास टाइम बाद प्रॉपर्टी, इसलिए आप उसको पीरियोडिक टेबल कहते हो। हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर पीरियड्स कहा जाता है जी। वो जो हमारी क्लासेस होती हैं, एक टीचर आज आया जी, अब हम कहते हैं जी पहला पीरियड किसका है, क्यों उसको पीरियड क्यों कह रहे हो? वो भी एक खास टाइम बाद रिपीट हो रहा है। आज 1 बजे हुआ जी, आपकी पहली पीरियड जो है वो 1 बजे हुआ, कल कितने बजे होगा? 1 बजे होगा, परसों कितने बजे होगा? 1 बजे होगा। इवन के जो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक है, एक खास टाइम बाद रिपीट हो गई। रिपीट तो खास टाइम बाद तो नहीं हुई, खैर आज जरा लेट हो गए, लेकिन इन एवरेज केसेस में खास टाइम बाद रिपीट होती है ना, रोजाना जुमेरात जुम्मा हफ्ता 8 से 9, एक खास टाइम बाद रिपीट हो रही है, पीरियोडिक। तो ऐसे मोशन को जो एक खास टाइम बाद रिपीट हो रहा होता है, दैट मोशंस आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशंस। जितने भी आपके बहुत सारी एग्जांपल्स तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, पेंडुलम के ज़हन में रखिएगा। इसी तरह एक तरह का मोशन होता है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये हम आज का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं जी, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? इस मोशन को आप वाइब्रेटरी कहते हो कि ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर बार बार रिपीट हो, रिपीट तो हो रहा है यानी पीरियोडिक हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्या होता है जी। ऑब्जेक्ट रिपीट थ्रू इट मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन थ्रू मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन। मीन कहते हैं जी ऐसी पोजीशन को, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा ना, तो उसकी जो पोजीशन होती है उसको आप कहते हो मीन पोजीशन। मिसाल के तौर पे अगर आप पेंडुलम को देखो, तो पेंडुलम जब रुका हुआ होता है ऐसे होता है, पेंडुलम जब रुका हुआ होता है ऐसे होता है जी। अब अगर आप पेंडुलम में मोशन पैदा करें तो ये यहाँ जाएगा ऐसे, फिर वापस मीन पर आ जाएगा, फिर वापस ऐसे आगे जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा, फिर वापस मीन पर। आप क्या देख रहे हो? बार बार अपनी मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन है, बार बार अपनी मीन पोजीशन पर पेंडुलम आना जाना आना जाना आना जाना कर रहा है। तो ऐसे मोशन को जिसमें जो रिपीट भी हो रहा होता है, यानी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक होता है। तो ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। 1 मिनट से कम रह गया है, लिहाजा इन्हीं 2 बातों को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे ये सब चीज़ें मजीद।